जाती आसानी से सारी ख्वाहिशें, जो पूरी हो जाती आसानी से सारी ख्वाहिशें, पुरजोर मेहनत का फिर इस्तकबाल कौन करता। ना होते जो जिंदगी से जंग करने वाले सिपाही, तो इस दुनिया में नए नए कमाल कौन करता। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनुराधा चिब्बर और आप देख रहे हैं JJN का बेहद खास कार्यक्रम चाय पर तो आओ ना। इस कार्यक्रम में हम समाज से जुड़े हुए उन लोगों को आपके सामने लाते हैं जो समाज को किसी न किसी रूप में कुछ दे रहे हैं। आज हमारे साथ समाज के लिए कार्य करने वाली विभिन्न समाज सेविकाएं हैं और मैं आपको बता दूं, हमारी जनता को मैं दिखा दूं कि ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हमारी सोच, जो हमारी एक सामाजिक सोच है, बहुत सारे लोगों की होती है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, एक ऐसी सोच पर पुरजोर तमाचा है ये सारी महिलाएं। और मैं चाहूंगी कि आप ध्यान से इन सभी चेहरों को देख लीजिए। हमारे बीच में जो आज मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मैम वसुंधरा जी, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की, छाया सक्सेना जी, इसके मोनिका मित्तल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, लायनेस क्लब हल्द्वानी की प्रेसिडेंट। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस अलका टंडन जी, ये प्रेसिडेंट हैं आस्था लायनेस क्लब की। इस मीनाक्षी टंडन जी कोषाध्यक्ष हैं आस्था लायनेस क्लब की। मिसेस नीलम शर्मा जी, ये प्रेसिडेंट है इनर व्हील क्लब ऑफ शाइनिंग की। और इसके अलावा हमारे बीच में मौजूद हैं रेणु जोशी जी, जो एडिटर हैं इनर व्हील क्लब ऑफ शाइनिंग। तो ये वो सभी महिलाएं हैं जो हमारे समाज की सोच पे तमाचा है, जो ये कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। ये वो महिलाएं हैं जो खुद तो सशक्त हैं ही, साथ ही समाज को भी सशक्त करने का काम कर रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप JJN में आए हैं। मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। आप ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस से हैं और मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि ये सरोजनी नायडू जी द्वारा ये स्टार्ट किया हुआ एक प्रोग्राम है। तो मैम, इस क्लब में आप किस तरह के आप लोग काम करते हैं? जैसे वुमेन से रिलेटेड ही होते हैं या कुछ और काम भी है? किस तरह का कार्य होता है? वैसे बेसिकली तो ये ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस है, विमेंस का है, लेकिन हम लोग विमेंस के अलावा नीडी पर्सन्स जो भी होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, बच्चे होते हैं या जो भी जरूरतमंद, हम उनके लिए कार्य करते हैं। मैं आपसे मैम जानना चाहूंगी, हम क्लब की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे मन में भी सवाल आया था कि ये NGO क्लब, इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, मेन डिफरेंस ये होता है, NGO की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, इसका एक अध्यक्ष होता है और इसमें फैमिली मेंबर्स नहीं होते, इसकी कुछ नॉर्म्स होते हैं। बट क्लब में ऐसा कुछ नहीं है। क्लब में कोई भी, जो भी जिसका इच्छा है समाज सेवा करने की, वो इसमें आ सकता है। NGO अगर बहुत अच्छा काम करती हैं तो कई बार गवर्नमेंट्स या और प्राइवेट सेक्टर्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, बट बेसिकली दोनों का मोटिव समाज की सेवा करना। और बहुत ज़रूरत भी है इस टाइम पे समाज सेवा की, बहुत ज़्यादा। अगर आप बेसिकली अपनी तरफ से कुछ अच्छा कर लें, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो, आप पेड़ पौधे लगा दें। जैसे मैं इस समय एक बात कहना चाहूँगी कि पहले कहा जाता था पानी बिकेगा, तो लोग हंसते थे, लेकिन वो देखिए प्लास्टिक की बॉटल्स पे पानी बिकने लगा और लोग खरीद रहे हैं। और आज, पहले कहते थे पेड़ लगाओ, नहीं तो कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन खरीदनी पड़े, और आज वास्तव में ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजन की मारामारी है और लोग ऑक्सीजन खरीद रहे हैं। तो मैं इस आपके JJN न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि अभी भी चेत जाइए, अभी भी पेड़ पौधे लगाइए, अपने वातावरण को प्रदूषित होने से बचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन पेड़ों से मुफ्त पा सकें, सिलेंडर से हमें लेनी ना पड़े। बहुत एक अच्छा मैसेज मैम ने ज़रूर दिया है कि अभी भी सचेत हो जाएं, वरना देखिए हमने क्या किया, प्लास्टिक एनवायरनमेंट में दिया और आज वो प्लास्टिक हम पहनने में मजबूर हैं। तो अगर हम नहीं सुधरे तो पता नहीं हम कहाँ जाने वाले हैं। इसलिए मौका है, सुधर जाइए, पेड़ लगाइए, और ताकि सिलेंडर ना लेने पड़े। मैम, बहुत अच्छा मैसेज, और उम्मीद करती हूँ जनता तक गया, जनता मानेगी। मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आस्था लायनेस क्लब की आप प्रेसिडेंट हैं, तो किस तरह से मैम लायनेस
जैसे नाम से ही जो मैं समझ पा रही हूँ महिलाओं के लिए ये है कि शेरनियाँ, तो किस तरह का आप लोग काम करते हैं, किस किस वर्ग के लोगों के लिए आप लोगों का काम होता है और किस तरह से आप लोग काम करते हैं? कि जितने भी गरीब हैं या शादी विवाह है या जिनको जो भी कुछ परेशानियां हैं वो आस्था वेलनेस क्लब के आके कांटेक्ट करते हैं। अगर हम लोग को जैसे भी पता चलता है तो हम लोग अपना वहाँ पे सहयोग करना चाहते हैं और देते भी आ रहे हैं। और इस तरह से जैसे हो रहा है कि अभी पिछले साल से कोरोना चल रहा है, इस साल मुझे पिछले साल भी लॉयनेस के प्रेसिडेंट बनने का मौका मिल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो इस साल भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इस समय परेशानियाँ, लेकिन मेरी जहाँ तक कोशिश है कि ये महीना ख़त्म होने के बाद ही हम अपना प्रोग्राम अच्छे से अच्छे करेंगे। जितना जितना लोगों को जो भी चीज़ सहयोग होगा हम अपनी टीम के माध्यम से करेंगे। हमारी टीम बहुत अच्छी है, आगे से आगे हर काम करने में सफलता प्राप्त करती है। मीनाक्षी जी हमारे बीच में है, कोषाध्यक्ष है मैम आप लॉयनेस क्लब की। तो जैसे मैम ने बोला कोरोना अभी असर हम सब देख रहे हैं, तो समाज सेवा पे किस तरह से कोरोना का असर, आप लोग कितनी दिक्कतें, कोरोना से पहले आप लोग किस तरह से कार्य करते थे और अब किस तरह से कर रहे हैं, मतलब लोगों तक पहुंचना क्योंकि अब मुश्किल हो रहा है। कोरोना के बारे में मैं जहाँ तक कहती हूँ कि पिछले साल जब ये आया था तो तब लोगों को इतना आभास नहीं था कि ये इतना खतरनाक हो जाएगा। उस समय लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। अब वो इतना भयानक रूप धारण कर चुका है कि लोग दहशत में जी रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले साल भी कोरोना के उसमें काम किया था, उस समय हमको मौका मिला भी था, लेकिन इस बार हम वो मौका भी नहीं कर पा रहे हैं, घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जब इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि हमको ये करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, लेकिन तभी भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, गलत बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, लेकिन सावधानियां सारी जरूर बरतनी चाहिए क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आप प्रेसिडेंट हैं इनर व्हील क्लब ऑफ शाइनिंग। पहले तो मैं इस नाम से बहुत, ये जो नाम है अपने आप में मुझे काफ़ी अनोखा लगा। तो ये नाम क्या दर्शाता है, क्यों ये आपने इस क्लब का नाम रखा है? ये हमारी संस्था असल में इंटरनेशनल संस्था है। जैसे रोटरी है, उसी की एक जो विमेन विंग है वो इनर व्हील के नाम से आई, जिसमें कि हम इनर व्हील मीन्स आप आंतरिक रूप से आप सब अंदर ही अंदर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ सर्विस का पहिया जो है वो हमेशा 24 घंटे 7 दिन 365 डेज चलता रहता है। इसका तात्पर्य ये, इसमें जो विंग्स बने हैं वो यही दर्शाते हैं। हमारी संस्था, वैसे तो मैं पहले इनर व्हील हल्द्वानी में भी थी, लेकिन फिर क्योंकि हमने अपना घर थोड़ा चेंज किया तो हमने उस साइड पे खोला, जिससे ग्रामीण इलाके में भी हम लोगों की अधिक से अधिक मदद कर सकें। हमारा मेन होता है, हम विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा करते हैं, फोकस करते हैं। तो हम एजुकेशन के लिए स्कूल्स एडॉप्ट कर लेते हैं, ग्रामीण इलाके के या गवर्नमेंट स्कूल्स। और इससे पहले हमने बद्रीपुरा स्कूल को भी काफ़ी रिनोवेट कराया था, का बहुत बुरा हाल में था वो। और इसके साथ ही हम धरोहर संस्था है, और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास इस समय रिमांड होम जो बाल सुधार गृह और नारी निकेतन है, हमने उसे अडॉप्ट किया हुआ है। वहाँ पे हम उन बच्चों की काउंसलिंग करवाते हैं। इसमें सुशीला तिवारी में जो युवराज पंत हैं उन्हें बुलवाते हैं, उनसे उनकी काउंसलिंग करवाई, उन्हें एडवाइस देते हैं जिससे कि वो ड्रग्स के उसमें ना जाएं वो। लेकिन हम उसको कहीं भी इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी फ़ोटो अलाउ नहीं। बहुत सराहनीय काम, मैं एक कहूँ कि सोसाइटी को शेप करने वाला काम वो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चे नीड हैं, समय ड्रग्स बहुत ज़्यादा बच्चों को वो कर रहा है। और इसके साथ ही इस साल हमने एक नया वो शुरू किया है, इनर व्हील पाठशाला करके। इनर व्हील पाठशाला में हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो आसपास के ग्रामीण गरीब घर के बच्चे होते हैं। उन्हें शाम को हमने अभी शुरू की है, और ये कोविड आ गया तो थोड़ा उसमें उतनी प्रॉपर वे में हमारा काम हो नहीं पा रहा है, लेकिन हमारा उसमें लक्ष्य है कि हम उन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट में भी ध्यान दें। उनके कॉम्पिटिशन्स महीने के शाम को 1 घंटा हमारे मेंबर्स रोज़ जाते हैं वहाँ, और 1 घंटा उनको पढ़ाते हैं, और उसके साथ ही उन्हें अच्छी बातें और सब ये जनरल नॉलेज की भी ये भी बताई जाती हैं। तो सबसे मेन फोकस हमारा एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट और पर्यावरण तो है ही हमारा, इसमें हमारा हमेशा ही चलता रहता है काम। धन्यवाद मैम। रेणु जोशी जी हमारे बीच में है। मैम, जैसे अभी कोविड की मैंने बात भी करी,
तो आप लोगों की स्ट्रेटजी लोगों तक, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि अभी कोविड में लोगों को शायद ज़्यादा ज़रूरत है मदद की, तो आगे की क्या स्ट्रेटजी कि कोविड में ये जो आपकी सहायता है वो रुके ना, तो इस बारे में कोई स्ट्रेटजी आप लोगों ने बनाई है या कुछ प्लानिंग चल रही है? अभी हम लोग इसमें जैसे कि मास्क बांट रहे हैं, काफ़ी हज़ारों की संख्या में हमने मास्क वितरित किए और सैनिटाइज़र वगैरह हम पहुंचा रहे हैं गरीब बच्चों के घर घरों तक। और ये जैसा कि जी बिल्कुल, कोरोना के टाइम पे भी आप ये चीज़ें स्थगित नहीं होने दे रहे हैं। जैसे लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि जो एनजीओज हैं या जो ये इस तरह के क्लब्स हैं, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोग खोल लेते हैं कि मदद वो पहुंचती है नहीं पहुंचती, शक रहता है लोगों के दिमाग में। उस बारे में क्या कहना चाहेंगी, और आप लोग किस तरह इंश्योर करते हो कि जो आपकी मदद है वो जेन्युइन लोगों तक, सही लोगों तक पहुंचे? क्योंकि एक जो मदद सही लोगों तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक इंसान कोई अकेला नहीं कर रहा है कि जो अगर हमारा ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस से हम लोग को प्रोजेक्ट मिलते हैं, 1 डे प्रोजेक्ट मिलते हैं, उसमें हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत कराते थे। जब कोरोना की वजह से कम हो गए हैं, उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स में महिलाओं के भी होते थे, बच्चों के भी, स्कूल्स में हम लोग कराते थे, जो लड़कियों को बहुत लाभप्रद होते थे, तो इस तरह के कराते थे। तो ये हम लोग का पूरा एक टीम चलती है, टीम वर्क है, तो इसमें कोई पर्सनल किसी का कोई बेनिफिट नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारा जो भी प्रोजेक्ट का पैसा आता था वो सब बैंक में आता है, वो किसी को पर्सनल किसी के उस पर नहीं आता है अकाउंट पर, सब बैंक में आता है। बैंक से फिर जो कोषाध्यक्ष है हमारी ट्रेजरर, वो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, हम सबकी सहमति से वो लेती हैं, निकालती हैं। उतना ही पैसा निकाला जाता है जितना हम लोग को ज़रूरत होती है। उसका पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाता है, पूरा अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो इसलिए मैं नहीं समझ सकती कि एक भी पैसा इधर से उधर होता है या जेन्युइन पर्सन तक नहीं जाता है, सब में जाता है और बाकायदा अच्छे से सेवा हम लोग करते हैं। बहुत अच्छी आपने एक बात कही, और मुझे लगता है कि शायद हर कोई, जैसे हम लोग निकलते हैं तो वो एक दया का भाव कि किसी गरीब को देख लिया, किसी रोड से कोई ऐसे खाना उठा के, मैंने कितनी बार देखा है कि लोग, मतलब हम लोग खाना बर्बाद करते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो रोड से उठा के खाना खा रहे होते हैं। तो उस अन्न की कीमत मुझे लगता है कि हमें समझनी चाहिए। हमें कई बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, हमें कुछ नहीं। तो आई थिंक हम थोड़ा नीचे तबके को देखें। और हमारे टाइम पे जैसे ये चीज़ें शायद कहीं सिखाने वाली नहीं थी, लेकिन आजकल समाज में हम जिस तरह की चीज़ें देखते हैं, बहुत नेगेटिव, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं लेकिन नेगेटिव चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो समाज को उस तरह से जागरूक करने की भी बहुत ज़रूरत है। आप सहमत हैं इस बात? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। देखिए, मैं मानती हूँ हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप मोबाइल को ही अगर ले लें तो मैं शायद 22-23 साल की थी तब मेरे हाथ में मोबाइल आया था, और आज मेरे बच्चे अभी 10 साल के हैं, तभी से उनके हाथ में मोबाइल है, अपना उनका पर्सनल मोबाइल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने चीज़ों को ये कंट्रोल में रखें कि हम पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। भाई, हर चीज़ के 2 पहलू हैं, तो पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो हम उससे बेनिफिट्स उठाएंगे, और अगर नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो हम उससे नुकसान ही उठाएंगे। एक आजकल पेरेंट्स का भी मैं ये कहूँगी कि बच्चों पे शायद उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली क्या है, सबको अब शॉर्ट लाइफ वाला, शॉर्ट टर्म में आपको गेन करना है हर चीज़। वो सोचते, पहले जैसे लोग पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करते थे, अब वो कहते हैं आज है, हम आज अपना अच्छा कर लें, बाकी का जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे जो ऐसा लगता है, लोगों की सोच में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है। तो लोग अपनी पीढ़ियों की चिंता नहीं करते, वो अपने इंजॉयमेंट के ऊपर चिंता करते हैं। अपनी मम्मी पार्टीज नहीं छोड़ सकती, बट वो अपने बच्चों की पढ़ाई छोड़ सकती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन्स भेज सकती हैं। मेरा बड़ा दर्द है इस चीज़ पर कि अपने बच्चों को, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं बट अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी, आप उसको ट्यूशन भेज देंगी, आप ये कहेंगी कि मेरा बच्चा मुझसे संभलता नहीं है, बात ही नहीं सुनता, मुझसे कहते हैं मैम हमारी तो बात ही नहीं सुनता, पता नहीं आप कैसे कंट्रोल कर लेते हो। तो अगर आप एक बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम क्लास में 30 बच्चों को कंट्रोल करें। तो
कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कि शायद हम बड़ों को भी समझने की बहुत जरूरत हाँ मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पीली कोठी में हमारा एक रेस्टोरेंट है, शिवाय चाट के नाम से है, तो उसकी मैं डायरेक्टर हूँ और पिछले मतलब 3 साल से है वो रेस्टोरेंट, अभी भी चल रहा है। लेकिन वही जो बात हो रही है कि बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, हमारे यहाँ तो इतने बच्चों से लेके बड़े तक सारे आ रहे हैं, इस तरह से हमको उनको किस तरह से मैनेज करना पड़ रहा है वहाँ पे। और हमारा एक लक्ष्य ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि नहीं हमने पूरा पैसा लेना है, हमने ये सोच रखी है कि अगर किसी के पास 10 रुपये भी हैं तो हम उस 10 रुपये का भी सामान उसको देंगे, हम कभी उस व्यक्ति को खाली नहीं जाने देंगे, उसका हमेशा पेट भरने का सोचेंगे कि वो हमेशा हमारे यहाँ से खा के जाए, भूखा ना जाए। जो ये ड्रग्स से बच्चों को निकालने की आप बात करी, एजुकेशन की बात करी, तो इन चीज़ों पे जैसे जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी उन चीज़ों पे आप लोग अवेयर करते हैं, किस तरह से वो काम किया जाता है? क्योंकि अगर मैं देखूं आजकल 10वीं 11वीं क्लास का बच्चा ड्रग्स लेते हुए दिख जाता है। इसमें हम जो सुशीला तिवारी में है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर युवराज पंत, हम उन्हें इनवाइट करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को बता सकते हैं। इस बार हम इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा उस पर कर नहीं पाए पर क्योंकि कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी हमने एक काउंसलिंग उनकी करवाई है। इसके साथ ही उन वहाँ जो लेडीज़ आती हैं नारी निकेतन में, आपने देखा होगा कालाडूंगी रोड पे है ये नारी निकेतन, इसमें ज़्यादातर मेंटली जो डिस्टर्ब होती हैं या क्रिमिनल्स भी होती हैं, और ये लेडीज़ जो हैं वो इस समय जो है वो मेंटली उनके पेरेंट्स छोड़ देते हैं, उनको ट्रेन में बैठा दिया, उनको वहाँ गए, तो उन लोगों के लिए हम ज़्यादा करते हैं। थोड़ा सा मैं गार्जियन से भी कहना चाहूँगी कि अगर वो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, जैसे कि हम लोग अपने स्कूल में भी पंच जी की सहायता लेते हैं, बुलाते हैं, 11-12 के बच्चों की खास तक मॉनिटरिंग कराते हैं। तो कुछ जैसे सिम्टम्स कि बच्चे बार बार ऐसे करके हाथ कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बेसिक सिम्टम होता है, बच्चा खोया खोया रहता है। तो अगर गार्जियन या टीचर्स इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें तो हम बहुत प्राइमरी एज में उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बच्चा फिर उसका एडिक्ट नहीं हो पाएगा, स्टार्टिंग में ही हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जिसे टाइज होती हैं, टाइज के बैक साइड में वो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो बैक साइड को सूंघते हैं, कॉलर्स को सूंघते हैं, तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो आपको स्मेल नहीं आएगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको, कोई भी आप एहसास नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे पहले वाइन होती थी तो उसमें स्मेल आती थी तो पता चल जाता था इस बच्चे ने कुछ ऐसी एडिक्टिव चीज़ ली है। बट ये वाले जो ड्रग्स हैं इनसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो हम लोग टीचर्स या गार्जियंस इस चीज़ के लिए खुद से देख सकते हैं कि हमारा बच्चा खोया खोया तो नहीं रह रहा, कम बोल रहा है या एकदम से एग्रेसिव हो रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो गार्जियन खुद भी पहचान सकता है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी आपने जानकारी यहाँ पे दी है। मैं बच्चों को क्रिएटिव चीज़ों की तरफ खींचना चाहूँगी कि अगर हम वो छोटे छोटे बच्चों को कुछ बनाना में लगा दें, जैसे कागज की थैलियाँ बनाने में लगा दें, कुछ छोटे छोटे काम करने में लगा दें, तो उनका ध्यान वहाँ से डाइवर्ट होके वो क्रिएटिविटी में ले जाएंगे, तो वो उस चीज़ का उनका समय ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल मैम ने बिल्कुल सही कहा कि, और देखिए मैं सही बताऊं तो उत्तराखंड में ये ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे बहुत करते हैं, तो पेरेंट्स को भी अपने स्तर पर थोड़ा जागरूक ज़रूर होना पड़ेगा। मैम आप वुमेन्स के लिए भी काम करती हैं और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज समाज में क्या, हाँ ठीक है नारी प्रगति कर रही है, लेकिन एक तबका अभी भी ऐसा है, चाहे वो कितनी बड़ी हो जाए, मैं ही कितनी बड़ी, आज मैं भी बाहर जाऊं रात को अंधेरे में तो अभी भी वो डर लगता है। तो कब हम पूरा सेफ हो पाएंगे, और जिस तरह की महिलाओं के साथ ये चीज़ें होती हैं कब तक, और इसके लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं महिलाओं की प्रगति के लिए अगर मैं बोलूँ, या जो इस तरह के टॉर्चर, अगर आप बोलो डोमेस्टिक वायलेंस या दहेज, या फिर पढ़ने नहीं दिया जाता है लड़कियों को, रेप, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके लिए आपकी संस्था क्या काम कर रही है? इसके लिए सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जैसा पहले होता था कि घर में अगर बिटिया हुई है तो सब लोग बहुत दुख मनाते थे, लेकिन आज आपने देखा होगा सब लोग बहुत खुश होते हैं। क्यों? और आजकल पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, एजुकेशन का इसमें बहुत बड़ा एक हाथ है। एजुकेटेड हैं तो वो लड़कियों को खूब पढ़ाते हैं। पहले के ज़माने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, थोड़ा सा पढ़ा के लड़कियों का शादी कर दी जाती थी, लेकिन आज लड़कियां पढ़ रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है
और मैं जहाँ तक समझती हूँ काफ़ी कुछ हद तक लड़कियाँ आज जो हैं वो कर रही हैं, बैलेंस बना के चल रही हैं, सब समझ रही हैं कि हमें कहाँ पर जाना है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। और नारी शक्ति मैं कहूँगी आज थोड़ा आगे बढ़ रही है। और काफ़ी हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उन्होंने भी काफ़ी इस विषय में वो किए कर रखा है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो जहाँ तक है फिर भी मैं कहूँगी अभी भी कहीं ना कहीं महिला को है थोड़ा तो डर है कि अभी भी जैसे लेट नाइट आप ही लोग हैं, अगर आपको लेट नाइट रोका जाएगा तो या तो फिर उनकी सुरक्षा पूरी की जानी चाहिए। कि हम अपनी बच्चियों को अभी से मार्शल आर्ट्स क्यों ना सिखाएं, और अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारे उनको लड़के और लड़कियों में, लड़कों में ये भावना कि ये लड़कियां भी बराबर की हैं, ये भी उतनी ही योग्य हैं, ये शुरू से उनको इनकलकेट फीलिंग्स क्यों ना कराई जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि बचपन से ये अगर कराई जाए तो फिर ये हमारे लिए बाद में चलकर ये रेप वगैरह केसेस होने ही नहीं है, जब हम उनको इक्वल नज़र से देखेंगे। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं और तीसरे बच्चे की इच्छा मेरी इसीलिए नहीं थी कि जब इन 2 बेटियों को मैं अच्छा सब कुछ दूंगी तो क्यों मुझे जरूरत है तीसरे बच्चे की। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी मैम ने यहाँ पे बात करी है, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना कहीं फैमिलीज बचपन से डाल देती हैं कि तुम लड़का हो, लड़के ये काम नहीं करते और लड़कियां ये काम सिखाइए हाँ, लड़कों हाँ। को भी, जब उनको पता चलेगा कि नहीं इसमें भी उतनी मेहनत लगती है तो क्यों वो लड़कियों से ये सोचेंगे नहीं तुम तो घर का काम करने के लिए हो। हम एक आखिरी सवाल मैं आप सभी से जरूर लेना चाहूंगी कि जी मैम। समाज सेवा आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो जुड़ना चाहते हैं समाज सेवा से, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि फर्स्ट स्टेप कहाँ से शुरू करें। तो अगर ये समाज सेवा के लिए जैसे आपका ज्वाइन करना हो क्लब, तो किस तरह से कर सकते हैं? क्या आप लोगों के क्लब ज्वाइन करने के कुछ नॉर्म्स हैं, या कोई भी आके आपकी हेल्प कर सकता है, या सिर्फ मॉनेटरी हेल्प ही है, या जिसके पास पैसा नहीं है वो फिजिकली भी हेल्प कर सकते हैं? हम लोग ये चाहते हैं अगर हमारी संस्था से ज़्यादा लोग जुड़ें। हम ऐसा नहीं मानते कि अगर किसी बंदे के पास पैसा कम है वो समाज सेवा नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत एक छोटा सा अमाउंट मंथली लेते हैं और उसको ही हम लोग मतलब सब लोग जब इतने लोग होते हैं 30 हैं तो अगर हमने 100 रुपीज़ भी लिए तो हमारा काफ़ी हो जाता है ना। तो हम लोग इस तरह समाज सेवा करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो सोशल सर्विस करना चाहता है और मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड है अच्छे से, तो और फीस नहीं दे सकता, तो हम उसे वॉलेंटियर बनाते हैं। और वो चाहे तो जैसे हमने इनरव्हील पाठशाला खोली है, आप उसमें आ जाइए, बच्चों को पढ़ाइए अगर आप पढ़ा सकते हैं। मीडिया में आना ज़रूरी भी है ताकि लोगों को पता लगे कि ऐसे मदद करने के लिए डिफरेंट क्लब्स हैं, हमें दिक्कत है तो हम यहाँ जा सकते हैं। और इसी के साथ ही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इंस्पायर होते हैं और आज भी हुए होंगे कि हम भी कुछ करें समाज के लिए। देखिए भारत माँ ने कितना कुछ हमें दिया है, तो एक जिम्मेदारी हमारी भी होती है कि हम कुछ करें। अक्सर हम गवर्नमेंट पे ठीकरा फोड़ देते हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही, ये कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो सवाल शायद हम खुद से करते नहीं हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक ये सवाल ज़रूर खुद से करेंगे। देखिए समाज सेवा आपकी इच्छा है, करिए नहीं करिए, लेकिन इतना संचय तो ज़रूर हम सब कर सकते हैं। और एक जिम्मेदारी भारत माँ के लाल होने के नाते शायद हमारी भी की है कि हम कुछ दें, गरीबों के लिए कुछ करें। और ज़रूरी नहीं है बहुत पैसा खर्च करें, ज़रूरी नहीं है क्लब खोलें, एनजीओ खोलें, घर से बहुत अच्छा मैम ने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपनी कामवाली को के बच्चों को पढ़ा दीजिए, छोटा बहुत मोटा जितना भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। किसी और पे दोष मढ़ने से कुछ नहीं होगा। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द नेशन, दैट्स व्हाट वी ऑल बिलीव। और बहुत अच्छा काम मैम आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा इंस्पायर करने का, समाज के लिए बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हम आप लोगों के तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं। आप सभी से हम अब विदा लेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।